नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपीजी के और कंप्यूटर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी में जो 35 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर और यूपीजी के, कि उनकी लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। हमारा टारगेट है कि एग्जाम में हमारे 35 में 35 प्रश्न सही हो। ऐसा संभव हर बार नहीं हो पाएगा, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सपना देखेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में आप 35 में 35 प्रश्न सही कर कर आएंगे। ये मेरा मानना है, तो आपको भी अपने ऊपर यकीन बनाकर रखना है। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो आने जितने भी हमारे पैड बैच हैं वहां पर ये उपलब्ध करवाई जाती है, तो आपको भी मिल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और आपको सभी पीडीएफ्स हमारे यूट्यूब चैनल की और उसके अलावा कंप्लीट थ्योरी नोट्स, वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज हम आपको लगातार उपलब्ध करवाते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है वहां पर जाकर अपने एग्जाम का नाम लिख देना है और हम आपको। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, हम बात करेंगे वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की वेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, 2 सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। इस बुक में आपका एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है। स्क्रीन पर आप इंडेक्स देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का प्रश्न है कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित, तो तीसरे का ऑप्शन ई सही है। इसकी व्याख्या दी गई है कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। इसका लगभग 68% भाग छत्तीसगढ़ में तथा बाकी मध्य प्रदेश में स्थित। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की यूपीजीके की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है। इन बुक्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं या फिर नजदीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए प्रश्न करने और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फर्मवेयर एक प्रकार का विशेष सॉफ्टवेयर है जो निर्माण के समय ही हार्डवेयर डिवाइस की नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे रोम में स्थायी रूप से एम्बेडेड होता है। क्या ये सही है? दूसरा बिंदु है कि बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। केवल एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्मवेयर वास्तव में वे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन है। इसे डिवाइस के रोम या फ्लैश मेमोरी में लिखा जाता है ताकि हार्डवेयर को निर्देश मिल सके कि उसे कैसे काम करना है। बायोस की अगर बात करें तो ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। तो जब कंप्यूटर बूट करता है तो उस प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर है, मोजिला फॉरेक्स है, एमएस वर्ड है, नोटपैड है, एमएस पेंट है। तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी के प्रबंधन के दौरान प्रयुक्त होने वाली पेजिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच डेटा ब्लॉक्स का आदान प्रदान करना पेजिंग कहलाता है। पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है। जब कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी पूरी तरह से भर जाती है तो ओएस हार्ड डिस्क के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करता है। पेजिंग प्रक्रिया में डेटा को समान आकार के ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जिन्हें पेज कहते हैं। आवश्यकता अनुसार इन पेजों को रैम और हार्ड डिस्क के बीच स्वैप किया जाता है। इससे सिस्टम को ऐसा लगता है जैसे उसके पास भौतिक रैम से अधिक मेमोरी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 कंप्यूटर जगत में एक क्रांति थी। इसका आविष्कार मुख्य रूप से किस उपकरण के संचालित करने के लिए किया गया था? तो ये जापानी कंपनी बुशीकॉम के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के लिए आविष्कार किया गया था। इंटेल 4004 दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था, जिसे 1971 में फेडरिको फॉगिन, मार्शियन हाफ और स्टेन मेजर द्वारा विकसित किया गया था। इसे मूल रूप से जापान की एक कैलकुलेटर निर्माता कंपनी के 141 पीएफ प्रिंटिंग कैलकुलेटर को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह एक 4 बिट प्रोसेसर था।
जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग और सिलिकॉन युग की नींव रखी। बाद में इंटेल ने इसके अधिकार वापस खरीद लिए और माइक्रो प्रोसेसर के व्यावसायिक युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी में प्रयुक्त मैक एड्रेस 48 बिट 6 बाइट्स का और एक अद्वितीय हार्डवेयर पहचानकर्ता होता है। इसके पहले 24 बिट्स जिन्हें OUI कहा जाता है मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं डिवाइस को बनाने वाली निर्माता कंपनी को। बी ऑप्शन आपका सही है। मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है जो भौतिक नेटवर्क डिवाइस की पहचान करता है। इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 24 बिट्स जो होते हैं वो OUI होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। OUI उस विशेष निर्माता या वेंडर जैसे डेल, सिस्को, एप्पल की पहचान करता है जिसने नेटवर्क कार्ड बनाया है। अंतिम 24 बिट्स को UAA यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस या NIC स्पेसिफिक कहा जाता है, जो कंपनी द्वारा उस कार्ड को दिया गया एक विशिष्ट सीरियल नंबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में ईमेल संचार में प्रयुक्त विभिन्न प्रोटोकॉल्स SMTP, POP3, IMAP के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कई डिवाइसों में ईमेल को सिंक करने की सुविधा नहीं देता है। यह केवल एक समय में एक डिवाइस पर काम करता है, जो कि गलत है। IMAP यह सुविधा देता है, ठीक है। तो IMAP की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वह ईमेल को सर्वर पर स्टोर रखता है और उपयोगकर्ता को कई डिवाइसों, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट पर एक साथ ईमेल सिंक करने की सुविधा देता है। जबकि POP3 पोस्ट ऑफिस कंट्रोल वर्जन 3 पुराने तरीके से काम करता है, जहां ईमेल एक डिवाइस पर डाउनलोड हो जाता है और सर्वर से डिलीट हो जाता है। SMTP का कार्य जो है वो मेल भेजना है, पुश प्रोटोकॉल है, और जबकि IMAP और POP3 मेल प्राप्त करने के लिए होते हैं, इनको पुल प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1992 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा IBM साइमन को पेश किया गया था। कंप्यूटर और मोबाइल के विकास के इतिहास में इसे किस रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसे दुनिया के पहले व्यावसायिक स्मार्टफोन के रूप में मान्यता प्राप्त है। IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर को तकनीकी इतिहास में दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है, जिसे 1992 में प्रदर्शित किया गया और 1994 में बाजार में उतारा गया। इसमें टच स्क्रीन स्टाइलस के साथ ईमेल, फैक्स भेजने की सुविधा, एड्रेस बुक, कैलकुलेटर और एक कैलेंडर जैसे आधुनिक फीचर्स थे। उस समय स्मार्टफोन शब्द का प्रचलन नहीं था, लेकिन इसके फीचर्स के कारण इसे रेट्रोस्पेक्टिवली बाद में पहला स्मार्टफोन माना गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड के इतिहास और इसके एडवांस कीवर्ड शॉर्टकट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो यहाँ पर जो पूर्णतः सत्य है वो है ऑप्शन डी आपका। ये तीनों कथन सही है, ठीक है। MS वर्ड का पहला संस्करण 1983 में XENIX और MS DOS सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से जारी किया गया। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का जो कार्य है उसको कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। Ctrl+Shift+F8 का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में आयताकार ब्लॉक चुनने के लिए किया जाता है। MS वर्ड को रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसको रिलीज किया गया था। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, लेकिन केवल उस टेक्स्ट का डिजाइन, रंग, फॉन्ट कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C होता है और इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V होता है। वर्ड में सामान्य सिलेक्शन लाइन दर लाइन होता है। अगर आप बीच में से कोई चौकोर आयताकार हिस्सा चुनना चाहते हैं तो Alt प्लस माउस ड्रैग या कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F8 दबाकर एरो कीज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में विभिन्न एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर असाइन किए जाते हैं। निम्नलिखित प्रोटोकॉल और उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें से एक जो मिलान है वो सही नहीं है, वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। जो सही नहीं है वो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। LDAP
के लिए 443 का प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए 389 का उपयोग होता है, जबकि सुरक्षित एलडीएपी के लिए 636 का प्रयोग होता है। पोर्ट 444 मुख्य रूप से HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए आरक्षित है, जो सुरक्षित वेब ब्राउजिंग प्रदान करता है। FTP डेटा ट्रांसफर के लिए पोर्ट 20 और कंट्रोल कमांड के लिए पोर्ट 21 का उपयोग करता है। BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का कोर राउटिंग प्रोटोकॉल है, TCP पोर्ट 179 का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी युग में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का उद्भव महत्वपूर्ण रहा है। निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले से नवीनतम में व्यवस्थित करें। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो सबसे पहले कौन सा आया होगा? सबसे पहले आपका लिंक्डइन आया, उसके बाद ट्विटर आया, फिर व्हाट्सएप आया, फिर इंस्टाग्राम आया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए। लिंक्डइन, इसकी स्थापना दिसंबर 2002 में रीड हाफमैन द्वारा की गई और 2003 में इसको लॉन्च किया गया। ट्विटर, इसकी स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्सी, इवान विलियम्स आदि द्वारा की गई। व्हाट्सएप, इसकी स्थापना फरवरी 2009 में जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन द्वारा की गई, बाद में इसे मेटा स्वामित्व कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। इंस्टाग्राम, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर द्वारा की गई, इसे भी बाद में मेटा ने खरीद लिया। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के अंतर्गत अनसुपरवाइज लर्निंग के संबंध में सबसे सटीक कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक कथन है वो आपका बी है। इसमें एल्गोरिथम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या पूर्व लेबल किए गए आउटपुट के कच्चे डेटा में छिपे हुए पैटर्न या क्लस्टर ढूंढता है। मशीन लर्निंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो सुपरवाइज्ड होती है, दूसरी अनसुपरवाइज्ड होती है, तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें कोई लेबल या परिणाम नहीं होता है। मशीन खुद ही डेटा की समानताओं के आधार पर समूह बनाती है, जिन्हें क्लस्टरिंग कहते हैं। विकल्प ए में जो बताया गया है वह सुपरवाइज्ड लर्निंग की परिभाषा है। विकल्प ए में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें मॉडल को पूरी तरह से लेबल किए गए डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, जहां इनपुट के साथ आउटपुट पहले से पता होता है। तो ये बिल्कुल सही है। लीनियर रिग्रेशन भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, ना कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के इकोसिस्टम में सर्वाधिक उपयोग होने वाले ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हडूप के 2 सबसे मौलिक और मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और मैप रिड्यूस। हडूप अपाचे द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कमोडिटी हार्डवेयर के क्लस्टर पर बड़े डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। HDFS की बात करें, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये बिग डेटा को छोटे टुकड़ों में तोड़कर कई मशीनों पर सुरक्षित रूप से स्टोर करने का काम करता है। मैप रिड्यूस यह उस स्टोर किए गए विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्रामिंग मॉडल है। वर्तमान में यार्न का भी उपयोग रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के प्रशिक्षण में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आउटपुट में उत्पन्न हुई त्रुटि की गणना करना और नेटवर्क के वजन को समायोजित करने के लिए इस त्रुटि को पीछे की ओर भेजना। बैक प्रोपोगेशन डीप लर्निंग की आत्मा है। जब एक न्यूरल नेटवर्क भविष्यवाणी करता है तो वह वास्तविक उत्तर से कितना दूर है, इसे एरर या लॉस कहते हैं। बैक प्रोपोगेशन इस त्रुटि को वापस नेटवर्क की पिछली लेयर्स में भेजता है ताकि वह अपनी गणितीय समीकरणों के वेट्स और वाइसेस को अपडेट कर सके। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराए जाने से AI मॉडल सीखता है और ज़्यादा सटीक होता जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रिंटर के संदर्भ में एक थर्मल प्रिंटर छपाई के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी कार्यप्रणाली का उपयोग करता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, विशेष रूप से लेपित ऊष्मा संवेदनशील कागज पर प्रिंट हेड के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न करके। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये छपाई के लिए इंक, स्याही या टोनर का उपयोग नहीं करता है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर्स में यह एक विशेष रसायन लेपित कागज का उपयोग करता है। जब प्रिंट हेड की हीटिंग एलिमेंट्स कागज को गर्म करते हैं तो वह हिस्सा काला हो जाता है
और अक्षर उभर आते हैं। इसका उपयोग व्यापक रूप से एटीएम की रसीद, पीओएस मशीन और बस टिकट मशीन में होता है। जो ए है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। इंक रिबन पर छोटे पिनों से हथौड़े की तरह प्रहार करके इम्पैक्ट विधि से प्रिंट करता है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में गोल सीक और सिनारियो मैनेजर जैसे शक्तिशाली उपकरण जो डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रिबन के किस टैब और ग्रुप के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टूल्स ग्रुप। एमएस एक्सेल में जब हमें यह देखना होता है कि किसी इनपुट को बदलने से आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग करते हैं। यह टूल डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स समूह में स्थित होता है। व्हाट इफ एनालिसिस ड्रॉप डाउन में 3 मुख्य विकल्प होते हैं, एक तो सिनारियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक और तीसरा डेटा टेबल। गोल सीक का उपयोग किसी ज्ञात परिणाम को प्राप्त करने के लिए अज्ञात इनपुट वैल्यू का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के आविष्कार के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन इंजीनियर कोनराड ज्यूस द्वारा निर्मित किस मशीन को दुनिया का पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल और पूर्णतः स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? तो सही उत्तर है आपका Z3। कोनराड ज्यूस द्वारा 1941 में विकसित Z3 को दुनिया का पहला काम करने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ये ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन थी जो पंच फिल्म के माध्यम से प्रोग्राम की जाती थी। इन्हें 1945 में बना पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज का डिजाइन था, जिसे 19वीं सदी में कभी पूरी तरह से नहीं बनाया जा सका था। तो ये कंप्यूटर का सेक्शन अब कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके की तरफ। प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल के तहत एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई इजी कनेक्ट उड़ानों में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश तथा भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयर इंडिया ने टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इजी कनेक्ट पहल शुरू की है। इस हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है। इसके तहत यात्री प्रस्थान हवाई अड्डे वाराणसी पर चेक इन, बैगेज ड्रॉप और इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे और दिल्ली में बिना दोबारा बैगेज चेक किए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक जा सकेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 25 जून 2026 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के इस पहले हब एंड स्पोक आधारित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यूपी बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में रोजगार और उद्योगों को गति देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना प्रस्तावित की गई है और ये कुल 575 करोड़ रुपए का आवंटन है। कथन भी असत्य है। 2026-27 का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से लगभग 12.9% अधिक है। कथन सी भी असत्य है। राजकोषीय घाटा शून्य नहीं है, बल्कि जीएसडीपी का 3% लक्षित किया गया है। कथन डी भी असत्य है। इन शहरों के विकास प्राधिकरण के तहत बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए 750 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की गई है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर के विकास के लिए नई योजना शुरू की गई है। कितने? 750 करोड़ की। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसानों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय एका आंदोलन रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मदारी पासी और सहदेव जैसे निम्न जाति के नेताओं ने किया था। यह आंदोलन अवध के उत्तरी जिलों विशेष रूप से हरदोई, बहराइच और सीतापुर में केंद्रित था। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि निर्धारित लगान से अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा और लगान का भुगतान नकद में किया जाएगा।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। एका यानी कि एकता आंदोलन 1921 के अंत और 1922 की शुरुआत में अवध के उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी आदि में उभरा था। इसका नेतृत्व मदारी पासी, एक निचली जाति के नेता ने किया था, जिससे यह आंदोलन कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के प्रभाव से स्वतंत्र हो गया था। इसकी मुख्य शिकायतें अत्यधिक लगान, दर्ज लगान से 50% अधिक की वसूली और जमींदारों का अत्याचार था। किसानों ने शपथ ली थी कि वे केवल दर्ज लगान ही देंगे, वह भी नगद में, बेगार नहीं करेंगे और पंचायतों के फैसले मानेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत सरकार द्वारा किसानों और भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से एक जमींदारी उन्मूलन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 8 अगस्त 1946 में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रक्रिया को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बाद में ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 पारित किया गया, जिसे 1 जुलाई 1952 को लागू किया। चौधरी चरण सिंह इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष पंत जी ही थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कृति है। इसकी वास्तुकला विशेषताओं के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है, ये पूछा गया है। ये पंचायतन शैली में बना है, सही बात है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में लिंगोद्भव मूर्ति की नक्काशी प्रमुखता से उकेरी गई है। बात यहाँ पर दशावतार मंदिर की है, तो दशावतार भगवान विष्णु का है, ठीक है, भगवान शिव का नहीं है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान शिव को नहीं। दशावतार का अर्थ है भगवान विष्णु के 10 अवतार। यह गुप्त काल 6ठी शताब्दी की वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और पंचायतन शैली चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर और बीच में मुख्य मंदिर में बना है। भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर का प्रारंभिक रूप यहीं देखने को मिलता है। इसकी दीवारों पर शेषनाग पर लेटे विष्णु, शेषशैया, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत पाषाण नक्काशी मौजूद है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई हस्तकला जीआई टैग में अनेक प्रकार के टाकों का प्रयोग होता है। चिकनकारी में बखिया से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है आपका, यह शैडो वर्क है, जिसमें कपड़े के पीछे उल्टी तरफ कढ़ाई की जाती है और सामने की तरफ धागों की पारदर्शी रूप से रूपरेखा दिखाई देती है। लखनऊ की चिकनकारी में 32 से अधिक प्रकार के टाके इस्तेमाल होते हैं। बखिया उनमें से एक है। इसे शैडो वर्क भी कहा जाता है। इसमें कढ़ाई कपड़े के पिछले हिस्से उल्टी तरफ हेरिंग बोन स्टिच से की जाती है। पतले कपड़े जैसे मलमल या सीफॉन के कारण सामने की तरफ केवल एक पारदर्शी छाया और पतली आउटलाइन दिखाई देती है। विकल्प ए में जिसके बारे में बताया गया है, यह एक प्रकार का उभरा हुआ टाँका है जो सूती धागे से मोती जैसा दिखता है। तो इसे क्या कहा जाता है? मूरी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़े प्रसिद्ध साहित्यकारों और उनकी अमर रचनाओं का सही मिलान करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, राहुल संकृतायन और मुंशी प्रेमचंद। बोलगा से गंगा राहुल संकृतायन की है, C1 हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद गबन, महादेवी वर्मा यामा और हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा। ए ऑप्शन आपका सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया यूपी के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी छायावादी युग की महान कवित्री हैं। इनकी रचना यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। राहुल सांकृतायन आजमगढ़ बोलगा से गंगा है, जिसमें 20 कहानियों के माध्यम से मानव सभ्यता का विकास दिखाया गया है। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी यूपी के जन्मे, उपन्यास सम्राट कहलाए। उनकी प्रसिद्ध रचना गबन, गोदान और निर्मला आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदी रंगमंच को
पुनर्जीवित करने और नाटकों में अभिनय करने का प्रयास किया। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक हैं जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों और सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर गहरा व्यंग्य करते हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और चेतना के लिए बाला बोधनी तथा साहित्य के लिए कवि वचन सुधा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया और ये आपके सभी कथन सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक रहे, को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। उन्होंने वाराणसी में नेशनल थिएटर की स्थापना में मदद की और सत्य हरिश्चंद्र आदि नाटकों में स्वयं अभिनय भी किया। भारत दुर्दशा 1880 भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों की लूट का वर्णन है। अंधेर नगरी 1881 मूर्ख राजा और भ्रष्ट व्यवस्था पर एक क्लासिक व्यंग्य है। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में महिलाओं के लिए बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। बताइए इतने कम समय जीने वाला व्यक्ति कितना बड़ा काम करके गया है और अभी तक हम उसको याद करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, सही है। पंचमहल एक 5 मंजिला खंभों वाली इमारत है जिसकी वास्तुकला बौद्ध विहारों के डिजाइन से काफ़ी प्रेरित मानी जाती है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जिसमें संगमरमर का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इबादत खाना यह विशिष्ट स्थान था जहां अकबर ने 1575 में सभी धर्मों इस्लाम, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा शुरू की थी। तो सही ऑप्शन है आपका सी, ये आपका सही नहीं है। फतेहपुर सीकरी की अधिकांश इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, लेकिन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा एक अपवाद है। ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई एक अत्यंत सुंदर संरचना है। मूल रूप से अकबर ने इसे लाल पत्थर से बनवाया था, लेकिन बाद में जहांगीर ने 1606 में इसके बाहरी हिस्से को सफ़ेद संगमरमर में बदलवा दिया। वर्तमान रूप पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का है जहां जटिल जालियों का काम किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ वाराणसी जो बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है में स्थित धम्मेक स्तूप की ऐतिहासिक महत्ता और संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो है वो आपका ऑप्शन बी है। यह एक विशाल बेलनाकार संरचना है जो ईंटों और पत्थरों से बनी है। यह ठीक उसी स्थान पर चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बुद्ध के पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ये वह पवित्र स्थान है जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कथन ए असत्य है क्योंकि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। असत्य है क्योंकि सिंह चतुर्मुख अशोक की एक अलग स्तंभ के शीर्ष पर था, ना कि धम्मेक स्तूप के शीर्ष पर। कथन डी असत्य है क्योंकि इसका मूल निर्माण अशोक मौर्य काल द्वारा 249 ईसा पूर्व ईंटों से कराया गया था। बाद में गुप्त काल 500 ईस्वी में पत्थरों से इसका विस्तार किया गया, संगमरमर से नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भूगोल अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। यमुना की चंबल बेतवा केन है, गोमती की सई कल्याणी चूहा है और राप्ती की रोहिणी और अमी है। हिंडन और कृष्णी नदियाँ टोंस की सहायक नदियाँ नहीं हैं। ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहती हैं और यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। हिंडन नोएडा के पास यमुना में मिलती है। टोंस या तमसा नदी कैमूर रेंज से निकलती है और प्रयागराज के पास सिरसा में गंगा नदी में मिलती है। बेलन नदी टोंस की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य सभी युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों और उनके किनारे स्थित नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट बाएं किनारे पर बसा हुआ है। बेल्हा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ शहर सई नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके ये तीनों कथन सही हैं। गोमती नदी लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर और जौनपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे बसे सबसे प्रमुख शहर हैं। राप्ती नदी इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता था। गोरखपुर शहर इसी नदी के बाएं तट पर स्थित है जहाँ अक्सर बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है। सई नदी यह गोमती की एक प्रमुख सहायक नदी है जो हरदोई भिजवान झील से निकलती है। प्रतापगढ़ शहर और पश्चिम
प्रसिद्ध मां बिल्हा देवी मंदिर इसी सई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और उनसे संबंधित नदियों का सही मिलान करें। माता टीला बांध, रिहंद बांध, बाणसागर बांध और रामगंगा बांध। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, बाणसागर बांध सोन नदी पर है और रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। माता टीला बांध ये ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई डैम परियोजना भी कहा जाता है। हालांकि राजघाट को भी इस नाम से जाना जाता है, तो दोनों बेतवा पर है। रिहंद बांध यह सोनभद्र जिले में रिहंद नदी सोन की सहायक पर बना है। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बाणसागर बांध यह मध्य प्रदेश शहडोल में सोन नदी पर है, लेकिन यह यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिससे यूपी के मिर्जापुर प्रयागराज को पानी मिलता है। रामगंगा बांध यह बिजनौर कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बाघ अभ्यारण्यों के संदर्भ में हाल ही में अधिसूचित रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र चित्रकूट जिला में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का चौथा तथा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था। यह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के काफ़ी करीब है और बाघों के प्राकृतिक गलियारे का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नामों के संदर्भ में करैल मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इसे राज्य के बुंदेलखंड और कुछ अन्य हिस्सों जैसे जालौन, झांसी, मिर्जापुर में पाई जाने वाली काली रेतीली काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे काली मिट्टी को करैल, काबर या माड़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात की रेगुर मिट्टी के समान होती है, जो कपास, चना और सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। गंगा यमुना की नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों का वितरण असमान है, जो मुख्य रूप से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों तक सीमित है। राज्य में यूरेनियम और डायस्पोर के प्रमुख भंडार क्रमशः किन जिलों में मिलते हैं? तो ये भंडार ललितपुर और महोबा, हमीरपुर में मिलते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का एकमात्र प्रमुख खोजा गया भंडार ललितपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा ललितपुर तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। डायस्पोर यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। बॉक्साइट का अयस्क है। उत्तर प्रदेश डायस्पोर के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। इसके प्रमुख भंडार महोबा, हमीरपुर और ललितपुर जिलों में पाए जाते हैं। सोनभद्र कोयले, सिंगरौली और चूना पत्थर के लिए, जबकि प्रयागराज शंकरगढ़ जो ग्लास सैंड, सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश देश में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किन उत्पादों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, गन्ना, आलू, आम और मेंथा आयल। इसके अलावा अमरूद, आंवला, गेहूं, तरबूज, चावल आदि के उत्पादन में भी गेहूं प्रथम स्थान पर है। भारत की कुल मेंथा ऑयल उत्पादन का लगभग 80 से 90% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर आदि क्षेत्र में पैदा करता है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कपास, मूंगफली में गुजरात और जूट में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और उनके स्थानों पर कौन सा मिलान सही है? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, ये बिल्कुल सही है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली। तो ये आपके सारे सही सुमेलित हैं। एलिम्को जिसको कहते हैं, ये भारत सरकार का एक उद्यम है जो दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग और पुनर्वास सहायक उपकरण बनाता है। BLW का पहले नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हुआ करता था। यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन भी भारी मात्रा में बनते हैं, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है।
बेल गाजियाबाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण इकाई गाजियाबाद में स्थित है, जो रडार और संचार उपकरण बनाती है। एमसीएफ रायबरेली लालगंज रायबरेली में स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के नवीनतम एलएचबी कोच निर्माण इकाई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 100 सदस्यों के चुनाव मनोनयन की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो कथन सही है वो आपका ए है। लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा और 1/12 स्नातकों द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लगभग 33% 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। 33% 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, नगर निगम, जिला पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। 8.33% 1/12 राज्य में रहने वाले 3 साल पुराने स्नातकों द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। शेष 16.66% 1/6 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में बदला विवाह और विधवा विवाह की प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, जिनमें विधवा विवाह के समय दावत देने की परंपरा को लठभरवा भोज कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इनके समाज में बदला विवाह एक परिवार की बेटी दूसरे में तो दूसरे परिवार की बेटी पहले में की पुरानी परंपरा रही है, हालांकि अब यह कम हो रही है। थारू समाज में विधवा विवाह भी मान्यता प्राप्त है। विधवा विवाह होने पर लड़के के परिवार की ओर से पूरे समाज या बिरादरी को जो भोज दिया जाता है उसे स्थानीय भाषा में लठभरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला तथ्य है। तो आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। रही बात आज की सेशन की पीडीएफ की, तो संबंधित बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सुव्यवस्थित नोट्स पाना चाहते हैं, वन लाइनर्स पाना चाहते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। फिर चाहे आपका कोई भी यूपी का यूपी का एग्ज़ाम हो, यूपी जी के सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो या कोई अन्य एग्ज़ाम की। तो अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। विगत बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं। लेखपाल में तो एक 35 नंबर के 35 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन आए थे। तो निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा ओरिएंटेड मिलते रहेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।